हिंदी साहित्य की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए पंकज सुबीर की लिखी हुई कहानी नोटा जान। चर्चित लेखक, संपादक एवं प्रकाशक पंकज सुबीर जी का नाम हिंदी साहित्य में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब जब युवा कथाकारों की बात होती है तो पंकज सुबीर वो नाम है जो सबसे पहले लोगों की ज़ुबान पर होता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। डोरबेल की आवाज़ आई तो उसने खिड़की के पल्ले को जरा सा खोलकर बाहर देखा। बाहर कोई महिला दरवाजे पर खड़ी दिखाई दे रही थी। उसने खिड़की बंद कर दी और दोनों बच्चों को कमरे की सफाई जारी रखने को कहकर बाहर के कमरे में चला गया। दीपावली के पहले का सफाई अभियान चल रहा है। आज संडे है तो उसको भी इस अभियान में शामिल होना पड़ रहा है। पत्नी दीपावली का कुछ छोटा मोटा सामान खरीदने बाजार तक गई है। काम वाली बाई खाना बना रही है और बच्चों के साथ वो अपने स्टडी रूम की सफाई में जुटा है। बड़े होते बच्चों से स्टडी रूम की सफाई करवाना उसे अच्छा लगता है। शायद इसी बहाने दोनों में से कोई उसकी विरासत से जुड़ जाए। बच्चे किताबों को उत्सुकता से देखते हैं। कभी कभी सफाई छोड़कर किसी किताब को पढ़ने में जुट भी जाते हैं। दरवाज़ा खोला तो शहर की किन्नरों की मुखिया बिंदिया बाहर खड़ी थी। नमस्ते साहब, मैडम जी को भेज दीजिए, कह दीजिए कि बिंदिया आई है दिवाली का इनाम लेने। बिंदिया ने कुछ अदब के साथ कहा और कहने के साथ बहुत विनम्रता के साथ झुककर नमस्कार की मुद्रा भी बनाई। बिंदिया, तुम्हारी मैडम जी तो बाजार तक गई हैं जरा दिवाली का सामान वगैरह खरीदने, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ओ, आज तो मेरी किस्मत ही खराब है, बिंदिया ने चूड़ियों से भरे भरे हाथ को माथे पर मारते हुए कहा। अरे नहीं, उसमें किस्मत खराब होने की क्या बात है, इनाम की ही बात है ना। तुम्हारा दीपावली का इनाम मैं दे देता हूँ, उसने कहा। अरे नहीं साहब, वो बात नहीं है। इनाम तो जब चाहे आते जाते मैडम जी से ले लेंगे। किस्मत की बात तो इसलिए कही कि साल में 3 बार हम लोग इनाम मांगने निकलते हैं, होली, दिवाली और राखी पर। पूरा शहर घूमते हैं पैदल पैदल, लेकिन चाय पानी को बस यहाँ आपके घर आने पर मैडम जी ही पूछती हैं। प्यार से बिठाती हैं, चाय नाश्ता करवाती हैं और इनाम देती हैं। आज भी मैं घूम घूम कर थक गई तो सोचा अब मैडम जी के घर चलती हूँ। 2 घड़ी बैठकर सुस्ता भी लूँगी और कुछ चाय नाश्ता भी हो जाएगा। साथ वालियों से कहा कि तुम आगे की दुकानें और घर निपटा के आ जाओ, मैं मैडम जी के घर बैठी हूँ, वहीं आ जाना। मैडम जी के पास घंटे 2 घंटे की तो बैठक होती ही है मेरी। मैडम जी से बात करके अच्छा लगता है साहब, सुख दुख की बातें हो जाती हैं, मगर आज तो किस्मत ही खराब है, बिंदिया ने पूरी भूमिका के साथ उत्तर दिया। ओ, ये बात है, मगर उसमें भी किस्मत खराब होने की क्या बात है। आ जाओ तुम अंदर, मैं बाई से कहता हूँ तुम्हें चाय नाश्ता करवा देगी। हो सकता है तब तक तुम्हारी मैडम जी भी आ जाएं, उसने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं साहब, आप क्यों परेशान होते हैं, मैं मैडम जी से इनाम लेने फिर आ जाऊँगी, बिंदिया ने कुछ विनम्रता के साथ कहा। इसमें परेशानी की क्या बात है, मुझे तो बनानी नहीं है चाय, बाई को बनानी है। और अभी तुमने कहा ना थकी हो तो आ जाओ अंदर, बैठ जाओ, तुम्हारे साथ वाली आ जाए तो चली जाना, उसने कुछ अधिकारपूर्वक कहा। नहीं साहब, मैडम जी सोचेंगी कि देखो साहब को परेशान कर दिया, बिंदिया बाद में भी तो आ सकती थी, बिंदिया ने कुछ उलझन भरे स्वर में कहा। तुम उल्टा सोच रही हो, तुम्हारी मैडम जी उल्टा मुझे डांटेंगी कि तुम जरा सा चाय नाश्ता नहीं करवा सकते थे। अब मुझे डांट से बचाना है तो चुपचाप अंदर आ जाओ, कहते हुए वो दरवाजे से हट गया। कुछ सकुचाते हुए बिंदिया अंदर आ गई। अंदर आकर उसने बिंदिया को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद अंदर बाई से पानी चाय नाश्ते की व्यवस्था का कहने और बच्चों को स्टडी की सफाई के निर्देश देने चला गया। कुछ देर बाद वो अंदर से वापस लौटा और सामने के एक सोफे पर बैठ गया। बिंदिया कुछ सकुचाते हुए सोफे पर बैठी थी, मानो कोई अपराध कर रही हो। ये सब इनाम पुरस्कार आपको ही मिले हैं साहब, बिंदिया ने ड्राइंग रूम की दीवारों पर शेल्फ पर उसे मिले हुए मोमेंटो सम्मान पत्र देखे तो उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुझे ही मिले हैं, उसने उत्तर दिया। किस लिए मिले हैं साहब, बिंदिया ने फिर उत्सुकता से पूछा। मैं लेखक हूँ, कहानियाँ कविताएं लिखता हूँ, उसी के लिए मिले हैं ये सारे पुरस्कार, उसने उत्तर दिया। इसी बीच बाई ट्रे में पानी के गिलास लिए आ गई।
कविता लिखते हैं आप? बिंदिया की आंखों में एक चमक सी उभरी। हाँ, कविताएं भी और कहानियां भी, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। मुझे स्कूल की हिंदी की किताबों में कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी कुछ लिखती भी थी, ऐसा ही कुछ टूटा फूटा। बिंदिया के स्वर में उदासी थी। अब? उसने पूछा। घर के साथ ही सब छूट गया अब तो, बिंदिया ने उदास स्वर में कहा। उसके लिए एक नया चेहरा खुल रहा था। किन्नर, जिनको सभ्य समाज हमेशा अपने से दूर रखने की कोशिश करता है, घृणा से देखता है। जो किन्नर खुद भी असभ्य तथा अभद्र तरीके से बातें करते हैं, उनका ये चेहरा भी होता है। अब भी पढ़ा करो, उसमें क्या है? उसने बिंदिया के चेहरे पर उदासी को घुलता देखकर कहा। लेकिन बिंदिया ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसका चेहरा बता रहा था कि अगर उसने इस प्रश्न का उत्तर दिया तो शायद भरभरा के रो पड़े। बिंदिया ने होठों को भींचकर बस सिर को इनकार में हिलाया और आंखों में आने की कोशिश कर रहे पानी को अंदर ही पी जाने का प्रयास किया, जिसके कारण उसका चेहरा कुछ बिगड़ सा गया। बिंदिया 5-6 साल पहले तब अचानक सुर्खियों में आ गई थी जब उसने शहर के सबसे प्रबुद्ध कहे जाने वाले क्षेत्र से नगर पालिका पार्षद का चुनाव जीता था। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के मजबूत प्रत्याशियों को बड़े अंतर से पराजित करके बिंदिया ने वो चुनाव जीता था। अगले दिन सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर बिंदिया का फोटो छपा हुआ था और बोल्ड अक्षरों में शीर्षक लगे थे। बिंदिया जान बनी देश की पहली किन्नर निर्वाचित जनप्रतिनिधि। उससे पहले किसी किन्नर ने कोई चुनाव नहीं जीता था, इसलिए यह एक बड़ी घटना थी। बिंदिया उसके बाद रातों रात स्टार बन गई थी। अपने कार्यकाल के 5 साल बिंदिया हमेशा खबरों में बनी रही। पार्षद कार्यकाल समाप्त होने के बाद विधानसभा चुनाव में भी वो मैदान में उतरी थी, लेकिन नाम मात्र के वोट लेकर चुनाव हार गई थी। उसकी जमानत तक जब्त हो गई थी। फिर पार्षद का भी कार्यकाल समाप्त हो गया। अगला पार्षद का चुनाव भी उसने लड़ा, लेकिन उसमें भी बुरी तरह से हार गई और बिंदिया को धीरे धीरे सब भूल गए। बिंदिया, मुझे तो ये लगा कि तुम पार्षद बनने के बाद ये सब काम छोड़ दोगी, उसने बात को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। नहीं साहब, ये तो हमारी रोजी रोटी है, इसको कैसे छोड़ देती? मैं तो उस समय भी इनाम मांगने निकलती थी जब पार्षद थी। छोड़ देती तो आज क्या करती? बिंदिया ने कुछ आत्मविश्वास के साथ कहा। अच्छा किया तुमने, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। उसने भी बिंदिया के आत्मविश्वास को देखकर अपनी तरफ से बात जोड़ी। बिंदिया ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप बैठी रही। तुम कहाँ की हो बिंदिया? उसने बिंदिया को चुप बैठे देखा तो पूछा। ये बात हम कभी किसी को बताते नहीं हैं साहब, अपने घर परिवार वालों की बदनामी के डर से। बिंदिया ने कुछ विनम्रता के साथ उत्तर दिया। फिर उसके चेहरे की तरफ कुछ क्षण देखने के बाद बोली, लेकिन आप और मैडम जी तो बहुत अच्छे लोग हो, इसलिए आपको तो बता सकती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ साहब। उत्तर प्रदेश में मैं कहाँ की हूँ वो नहीं बता सकती। इतने में बाई चाय और बिस्किट की ट्रे लाकर मेज पर रख गई। उसने एक चाय का कप और बिस्किट उठाया और बिंदिया को भी इशारा किया। बिंदिया ने भी चाय का कप और एक बिस्किट उठा लिया। तुम ऐसी ही थी बचपन से? मतलब ये जो आज तुम हो ऐसी बचपन से ही थी या? उसने किन्नरों के घुप अंधेरे जीवन में घुसने की कोशिश करते हुए पूछा। लेखक के अंदर हर समय कितनी जिज्ञासाएं भरी रहती हैं। इन जिज्ञासाओं को लेकर ही लेखक उम्र भर जीता है और इनसे ही अपनी सारी रचनाओं को जन्म देता है। उस पर किन्नरों की दुनिया तो आज भी रहस्यों और अंधेरों से भरी हुई है। कितनी कितनी बातें होती हैं इनके बारे में, कितनी कहानियां हैं इनके बारे में। सच हैं या झूठ कोई नहीं जानता। उसके प्रश्न पर बिंदिया की आंखों में कुछ चमका और तुरंत ही बुझ गया। बिंदिया ने कोई उत्तर नहीं दिया उसके प्रश्न का, चुपचाप साड़ी के पल्लू से खेलती रही। अगर नहीं बताना हो तो मत बताओ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। मैंने बस यूं ही पूछ लिया। तुमसे बात करते हुए लगा कि तुम शायद किसी भले घर की हो, इसलिए पूछ लिया। उसने बिंदिया को चुप देखा तो तुरंत कहा, हम अपने बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताते हैं साहब, बहुत छिपा कर रखते हैं अपने आप को। कहकर बिंदिया चुप हो गई। उसने महसूस किया कि बिंदिया की भाषा बातचीत के क्रम में धीरे धीरे परिष्कृत हो रही है। वो उन शब्दों का भी उपयोग कर रही है जिनको किसी किन्नर के मुंह से सुनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मन कर रहा है कि आपको मना नहीं करूं, बता दूं सब। मैं बचपन में ऐसी नहीं थी,
मैं लड़का थी। मैंने लड़के के रूप में ही जन्म लिया था। मेरे जन्म लेने पर भी उसी तरह से खुशियाँ मनाई गई थीं जैसे लड़के के जन्म लेने पर मनाई जाती हैं। 3 लड़कियों के बाद मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मेरे घर में तो खुशियाँ और भी ज़्यादा मनाई गई थीं। तब किसको पता था कि मैं भी। कहते हुए बिंदिया ने बात को बीच में ही छोड़ दिया और चाय पीने लगी। वो भी चुपचाप चाय पीने लगा। मेरे दादाजी पंडिताई का काम करते थे। आसपास के गांवों में उनके बंधे हुए घर थे, जहां जाकर वे पूजा पाठ करवाया करते थे। दादाजी के बाद उनका काम पिताजी को पसंद नहीं आया तो वे स्कूल में पढ़ाने लगे। रेलवे स्टेशन के पास ही हमारा पुश्तैनी घर था, अभी भी है, छोटा सा घर जिसमें दादी को मिलाकर हम 6 जन रहते थे। पिताजी एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, साथ में घर में कुछ ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते थे। जैसे तैसे करके हमारा घर उनकी कमाई से चलता था, लेकिन पिताजी की कमाई से बस खाने भर की व्यवस्था होती थी, बाकी कुछ नहीं हो पाता था। कहते हुए बिंदिया की आंखों में नमी आ गई, आवाज़ में भी कुछ भर्राहट आ गई। ब्रजेश नाम था मेरा। 3 बहनें और मैं स्कूल जाते थे। बहुत प्यारी बहनें थी मेरी, बहुत लाड़ से रखती थी मुझको। खूब मस्ती करते थे हम चारों और पिटते भी खूब थे, स्कूल में भी और घर में भी। हाँ, लेकिन पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी। पिताजी खुद ही मास्टर थे, घर में ही पढ़ाते थे। 8वीं तक क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर लाकर मैं ही पास होती थी। बहुत अच्छे दिन थे वो। गरीबी थी मगर दिन अच्छे थे। अब गरीबी नहीं है मगर। बिंदिया ने बात को बीच में ही छोड़ दिया, अपने गले में पड़ी सोने की मोटी सी चेन के साथ उंगलियों से खेलने लगी। अच्छा, फिर ये सब कैसे? मतलब तुम ये कैसे बनी जो आज हो? उसकी समझ में नहीं आया कि आगे का प्रश्न किस प्रकार करे। 8 साल की उम्र तक आते आते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं लड़का तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर सब कुछ लड़कियों जैसा है। लड़कियों के साथ खाना पीना, उनके साथ नहाना, उठना बैठना मुझे पसंद आने लगा। लड़कियों की तरह कपड़े पहनना मुझे अच्छा लगता था। बहनें कभी कभी हंसी मजाक में मुझे अपने कपड़े पहना देती तो मेरी उन कपड़ों को उतारने की इच्छा नहीं होती थी। तब समझ नहीं आता था कि ये सब क्या है, मुझे ऐसा क्यों लगता है। बिंदिया बहुत स्थिर होकर और अच्छी भाषा में बात कर रही थी। उसे याद आया कि यही बिंदिया जब इनाम मांगने आती है तो कितनी अजीब सी भाषा में बात करती है। फुहड़ तरीके से हाथ मटकाकर अपनी साथियों के साथ नाचती है, फटी आवाज़ में गाती है। ये जो सामने बैठकर बातें कर रही है, ये बिंदिया तो कोई और बिंदिया है। ऐसे ही बढ़ती गई मैं। जब 8वीं क्लास में आई तब उम्र यही कोई 13-14 की रही होगी। उस उम्र में आने पर मुझे और अजीब लगने लगा। ऐसा मन करता था कि मैं किसी लड़के से प्यार करूं, उसके साथ घूमूं, शादी करूं उसके साथ, उसके बच्चे की माँ बनूं। कई बार खूब रोती भी थी अकेले में कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं दूसरों जैसा क्यों नहीं हूँ, बस आदमी या बस औरत। बाहर से शरीर आदमी का है और अंदर औरत है। इतना कहकर बिंदिया कुछ देर को फिर से चुप हो गई। फिर क्या सचमुच किसी लड़के से प्यार किया तुमने उस समय? उसने कुछ सकुचाते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनेपन से प्रश्न किया। उसके प्रश्न को सुनकर बिंदिया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। किया, लेकिन उसे समझता कौन, वो तो बहुत गंदी बात थी। भला लड़कों लड़कों के बीच भी प्यार होता है कहीं? बहुत से साथ पढ़ने वाले लड़के ऐसे थे जो मुझे अच्छे लगते थे, दिल उनकी तरफ खींचता था। उन दिनों ही कविताएं भी लिखना शुरू किया था मैंने, ऐसी ही टूटी फूटी कविताएं, प्यार की कविताएं। जो मेरे साथ हो रहा था वो सब कुछ भी उन कविताओं में लिखती थी। बिंदिया का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की? उसने बिंदिया को उदास देखा तो बात को बदलते हुए पूछा। मैंने 12वीं क्लास तक रेगुलर पढ़ाई की, मगर फिर 12वीं की परीक्षा नहीं दी। बिंदिया ने ठंडे और उदास से स्वर में उत्तर दिया। क्यों? उसने पूछा। 10वीं में अंग्रेजी और गणित दोनों में डिस्टिंक्शन मिला था मुझे, लेकिन उस समय तक परेशानी बढ़ भी गई थी। 10वीं क्लास पास की तब मैं 16 साल की थी। मेरे अंदर की औरत अब और ज़्यादा परेशान करने लगी थी मुझे। मैं अंदर से पूरी तरह औरत हो गई थी, कुछ कुछ बाहर से भी। प्यार के लिए मेरी छटपटाहट और बढ़ गई थी। उसके बाद के 2 साल में 2-3 लड़कों से प्यार किया मैंने, लेकिन प्यार तो मैंने ही किया, उनके लिए तो प्यार व्यार जैसा कुछ था नहीं। मैं तो उनके लिए एक शरीर थी। मैं प्यार में होती थी इसलिए सब कुछ मान लेती थी, जो कुछ वो कहते थे।
वो सब कुछ करती थी। मैं उनसे सचमुच प्यार करने लगती थी, मगर उनके लिए तो खेल होता था। फिर कुछ दिनों में दोस्तों के बीच डींगे मारने का कारण बन जाती थी मैं उनके लिए, और फिर थोड़े दिन बाद वे चाहते कि मैं उनके अलावा उनके दोस्तों के लिए भी। कुछ अटक अटक कर सकुचाते हुए बिंदिया ने बात पूरी की। कमरे में कुछ देर तक शांति रही। मगर तुमने ये नहीं बताया कि तुमने 12वीं की परीक्षा क्यों नहीं दी, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? उसने चुप्पी तोड़ने के लिए प्रश्न किया। जिनसे मेरे संबंध टूट जाते वे बदला लेने के लिए मेरे बारे में बातें बनाने लगते। धीरे धीरे सबको पता लगने लगा था कि मैं तरह तरह की बातें होने लगी थी। तरह तरह के नाम मुझे मिलने लगे थे। ऐसे ऐसे गंदे नामों से मुझे बुलाया जाता था कि सुनकर ही रोना आ जाता था। फिर सोचती थी कि ये 12वीं पास कर लूँ तो कहीं बाहर चली जाऊँगी जहाँ कोई मुझे जानने वाला ही नहीं होगा। पढ़ने में अच्छी थी, अपने पर विश्वास था। सोचती थी कि वहाँ से बाहर कहीं चली जाऊँगी और कहीं नौकरी कर लूँगी। बिंदिया ने लंबा उत्तर दिया। फिर पढ़ाई क्यों छोड़ी? उसने पूछा। उन दिनों किन्नरों के बारे में जानने का भी बहुत मन करता था। मौका मिलते ही उनसे बातें करने की, उनके बारे में जानने की कोशिश करती। एक किन्नर ममता, जिसकी उम्र कुछ कम थी, उससे दोस्ती हो गई। उन लोगों से मिलना तो बहुत मुश्किल होता था। किसी को मिलते देख लें तो लोग 10 तरह की बातें करते थे, लेकिन मैं कोशिश करके मिल लेती थी, सबसे छिपते छिपाते। बहाने ढूंढ लेती थी मिलने के उनसे। उसको भी शायद मुझसे मिलना अच्छा लगता था। उसने ही धीरे धीरे अपनी दुनिया के बारे में मुझे सब कुछ बताया। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी दुनिया भी यही है उसके साथ। बिंदिया कोई बात कहते कहते असहज हो गई। उसने तुमको ये बना दिया और तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दी? उसके लिए भी कुछ असहज स्थित हो रही थी, इसलिए उसने पूछा। उसने नहीं, ये तो मेरा ही फैसला था। 12वीं की परीक्षा के बस 2 महीने पहले की ही बात है। मेरी ही क्लास के 5-6 लड़कों ने मेरे साथ स्कूल में ही छत पर। बिंदिया की आवाज़ में दर्द उभर आया। बदनामी के डर से पिताजी ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई, लेकिन छोटा शहर था, जल्दी ही बात फैल गई। मेरा स्कूल जाना, बाहर निकलना सब छूट गया। किसी ने छुड़वाया नहीं, बस मैंने ही छोड़ दिया। बस घर में बैठकर रोती रहती। बहनें बड़ी हो रही थीं, मेरे कारण उनके साथ भी छेड़छाड़ होती। मेरे नाम से उनको छेड़ा जाता। मेरे कारण सबकी ज़िंदगी नर्क बन रही थी। उनका भी घर से निकलना बंद हो गया था। मेरे लिए दुख ये नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी परेशानी तो अपनी बहनों को लेकर थी, अपने माँ बाप को लेकर थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, बहनों की तो शादी भी नहीं होनी थी मेरे कारण। जो मैं थी उसे तो मैं बदल सकती नहीं थी, वैसा तो मुझे ज़िंदगी भर रहना ही था। कहकर बिंदिया फिर चुप हो गई। बाई आकर चाय के खाली कप प्लेटें उठाने लगी। चाय और बना लाओ बाई, और हाँ देखो, तुम्हारी मैडम उपमा बना कर रख गई हैं, उसे भी गर्म करके ले आओ। बच्चों को भी दे देना, और बच्चों से कह देना कि सफाई हो गई हो तो हाथ मुंह धो लें, बाकी का काम शाम को कर लेंगे। उसने बाई से कहा। बाई सिर हिलाकर चली गई। फिर क्या हुआ? बाई के जाते ही उसने पूछा। बस फिर मुझे लगा कि सबसे अच्छा ये है कि मैं ही इन लोगों के जीवन से चली जाऊं। ममता ने मुझे बताया था कि यहाँ इस शहर में किन्नरों का सम्मेलन हो रहा है। देश भर से किन्नर यहाँ आ रहे हैं और वो भी जा रही है। मैं भी घर से चुपचाप किसी को बताए बिना उसी ट्रेन में सवार हो गई, यहाँ आ गई। यहाँ सचमुच बड़ा सम्मेलन था। ममता ने मुझे आते ही यहाँ की गुरु से मिलवा दिया था, जो सम्मेलन करवा रही थी। बहुत भली थी गुरु, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे। बुजुर्ग हो चुकी थी। मुझे उन्होंने बहुत डांटा फटकारा, घर वापस लौट जाने को कहा। ऐसा कोई नहीं करता, मगर उन्होंने किया। मुझे समझाइश दी, अच्छा बुरा सब समझाया, मगर मैंने लौटने के लिए घर नहीं छोड़ा था। मैंने भी जवाब दिया कि घर तो वापस किसी हाल में नहीं जाऊंगी, यहीं ट्रेन से कटकर मर जाऊंगी। ये सुनकर गुरु भी चुप हो गई। सम्मेलन के बाद ममता वापस लौट गई और मैं गुरु के ही पास रह गई और आज आपके सामने हूँ। बिंदिया ने उत्तर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने जो किन्नर बैठी है वो 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी और गणित में डिस्टिंक्शन लाने वाली स्टूडेंट है। फिर कभी घर लौट कर नहीं गई तुम? उसने पूछा।
पहले 4-5 साल तक तो नहीं गई। ममता से ही खबर लेती रहती थी घर की हालत ख़राब है, बहनों की शादी नहीं हो रही है, पिताजी बीमार रहने लगे हैं आजकल, ये सब पता चलता रहता था मुझको। मदद करना चाहती थी मगर करती कैसे? कैसे का मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं थे मेरे पास, मतलब ये कि किस प्रकार करूं। मदद करने जाऊंगी तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या हो गई हूँ। तीनों बहनों के लिए बहुत दिल फटता था मेरा। उन लोगों की हालत सचमुच भी बहुत ख़राब थी। जब भी ममता की तरफ से कोई खबर आती तो बुरी खबर ही आती और पूरा दिन मेरा रोने में बीतता था। गुरु मुझे हिम्मत देती, फिर कभी खुद भी मेरे साथ रोने लगती। बिंदिया ने उत्तर दिया। बाई आकर चाय के कप और उपमा की प्लेटें रख गई, साथ में एक प्लेट में कुछ मिठाइयाँ भी रख गई। लो कुछ खा लो, सुबह की निकली हो, भूख लगाई होगी। मुझे भी लग रही है, कहते हुए उसने एक प्लेट उठा ली। बिंदिया ने भी एक प्लेट उठा ली, फिर उसके इशारे पर मिठाई की प्लेट से एक मिठाई का टुकड़ा भी उठाकर अपनी प्लेट में रख लिया। फिर क्या हुआ? उसने एक चम्मच उपमा मुंह में रखते हुए पूछा। फिर एक दिन ममता से पता चला कि सबसे बड़ी बहन की शादी तय हो गई है। पिताजी के पास पैसा नहीं है तो वे औने पौने में घर बेचने का सोच रहे हैं। मेरी हालत ये सोचकर ही खराब हो गई कि बिना घर के ये लोग आगे की ज़िंदगी कैसे काटेंगे। अभी तक तो ये तसल्ली थी कि कम से कम सिर पर एक छत तो है, अब तो वो भी छिनने वाली थी। गुरु को सब बताया तो उन्होंने कहा कि अब तू अपनी सच्चाई उन लोगों को बता दे और जो पैसे मैं दे रही हूँ वो जाकर अपने पिताजी को दे आ। जैसा गुरु ने कहा था वैसा ही मैंने ममता को करने को कहा। ममता ने जाकर मेरे बारे में सब बताया। फिर मैंने ममता के हाथ ही गुरु के दिए पैसे भी भिजवा दिए। बिंदिया ने कहा। तुम खुद नहीं गई पैसे देने? उसने आश्चर्य से पूछा। नहीं, मैं जाती तो हो सकता है बहन की शादी ही टूट जाती। ममता ही चुपचाप से जाकर पिताजी को पैसे दे आई थी। शादी खूब धूमधाम से हो गई। मैं जा तो नहीं पाई मगर दिल को तसल्ली हो गई कि बहन की शादी ठीक से हो गई। मैं कुछ कर पाई उन लोगों के लिए। बिंदिया ने ठंडी सांस छोड़ी। फिर? उसने पूछा। फिर एक दिन गुरु भी यहाँ की सब जिम्मेवारी मुझ पर छोड़कर भगवान के पास चली गई और मैं गुरु की जगह गुरु हो गई। यहाँ अच्छी कमाई होती थी। मैंने अपनी कमाई में से ममता के हाथ घर पर पैसा भेजना शुरू कर दिया। घर की मरम्मत करवाई, दोनों छोटी बहनों की शादी करवाई, वो भी खूब धूमधाम से करवाई। बेटे ब्रजेश को जिस उम्मीद में पैदा किया था माँ पिताजी ने, उन उम्मीदों को ब्रजेश बनकर तो नहीं, हाँ बिंदिया बनकर पूरा कर दिया। ऐसा लगा कि कोई वज़न उतर गया है सिर पर से। बिंदिया ने उत्तर दिया। तुम कभी नहीं गई, फिर कभी नहीं मिली? उसने हैरत से पूछा। गई, कई बार गई हूँ लेकिन घर नहीं गई, उस शहर भी नहीं गई। बुर्गा पहनकर जाती हूँ और एक स्टेशन पहले उतर जाती हूँ। माँ और पिताजी वहीं आ जाते हैं मिलने, छिपते छिपाते। थोड़ी देर मिलकर वापस हो आती हूँ। घर जाऊँगी तो बहनों की बसी बसाई गृहस्थी उजड़ने का डर है। कौन पसंद करेगा कि उसकी बीवी का भाई एक किन्नर है? आपको बताया था ना मैंने कि हम पूजा पाठी ब्राह्मण हैं। माँ के साथ स्टेशन पर ही मिल लेती हूँ, हिलक हिलक कर बुरके में ही रो लेती हूँ और लौट आती हूँ। पिताजी की तरफ देख भी नहीं पाती, माँ के कलेजे से लग कर रो भी नहीं पाती। वे दोनों भी बस चुपचाप बैठे रहते हैं और उस पर यह दुख तो जीवन भर का हो गया है कि घर छोड़ने के बाद बहनों से कभी नहीं मिल पाई। इस जन्म में पता नहीं उनसे फिर मिलना होगा भी कि नहीं होगा। कहते हुए बिंदिया से सकने लगी। अरे अरे, रोने की क्या बात है? तुमने तो अपने सारे फर्ज पूरे किए हैं। किसी भी माँ बाप को तुम्हारी जैसी संतान पाकर गर्व होगा। रो मत, रोने वाला कोई काम नहीं किया है तुमने। बहनों से कभी ना कभी ज़रूर मुलाकात होगी तुम्हारी, चिंता मत करो। एक दिन वे ही तुमको ढूंढती हुई तुम्हारे घर तक आएंगी। उसने हाथ में पकड़ी उपमा की प्लेट को टेबल पर रखते हुए कुछ समझाइश भरे अंदाज में कहा। आपकी बात सच हो साहब, बिंदिया ने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा। बहुत मन करता है तीनों से मिलने का, मगर उनकी ज़िंदगी सुखी रहे इसीलिए ही नहीं मिलती। अपने शहर भी नहीं जाती। वहाँ गई और किसी ने पहचान लिया तो बहनों और माँ बाप का जीना हराम हो जाएगा। लेकिन अब चिंता रहती है। वहाँ माँ पिताजी अकेले हैं, अब उम्र भी हो चली है दोनों की, बीमार रहते हैं। मैं पैसा तो भेज सकती हूँ पर साथ रखकर या उनके साथ रहकर उनकी सेवा नहीं कर सकती। हरदम उनकी फ़िक्र लगी रहती है। वो तो ममता है तो कुछ तसल्ली है।
बिंदिया, तुमने जो कुछ अपने परिवार के लिए किया है वो तो शायद कोई बेटा भी नहीं करता अपने माँ बाप और परिवार के लिए। तुम्हारा जीवन तो एक मिसाल है दूसरों के लिए। उसने बिंदिया का उत्साह बढ़ाते हुए कहा। बिंदिया की आंखों में चमक आ गई। और ये अचानक नगर पालिका पार्षद का चुनाव क्यों लड़ लिया था तुमने बिंदिया? उसने विषय बदलने के लिए कुछ हंसते हुए पूछा। मैंने चुनाव लड़ा नहीं था साहब, लोगों ने मुझे लड़वा दिया था। जो दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ रहे थे उन दोनों को कोई पसंद नहीं करता था, तो बस उस चक्कर में मुझे निर्दलीय खड़ा कर दिया। मैंने भी सोचा था कि जीतना तो है नहीं, जब ये लोग कह रहे हैं अपने पास से पैसे लगा रहे हैं तो लड़ लो चुनाव, उसमें क्या है। मगर लोगों ने तो जितवा कर पार्षद ही बना दिया। बिंदिया ने भी हंसते हुए उत्तर दिया। फिर तुमने विधायक का भी चुनाव लड़ लिया? उसने प्रश्न किया। मती मारी गई थी साहब, भूल गई थी कि चुनाव बिंदिया जान नहीं जीती थी, नोटा जान जीती थी। बिंदिया ने हंसते हुए उत्तर दिया। नोटा जान? ये क्या बला है? उसने आश्चर्य से पूछा। आप भूल रहे हैं साहब, मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ, रोज़ अखबार भी पढ़ती हूँ और टीवी पर खबरें भी देखती हूँ। असल में उस समय ये जो आजकल नोटा है ना, ये आया नहीं था। अगर किसी को वोट नहीं देना हो तो क्या करें, इसलिए उस समय जगह जगह हम लोग चुनाव जीते थे साहब। कोई विधायक बना, कोई पार्षद, तो कोई मेयर बना। हम सब नोटा ही थे साहब। लोगों को किसी को वोट नहीं देना था तो हमें जिता दिया। दोनों पार्टियों से नाराज़ थे, दोनों को सबक सिखाना था तो हमें जिता दिया। अब वो जीत कोई हमारी थोड़ी ही थी, मगर हम सबको ये गलतफहमी हो गई थी कि ये तो हम ही जीते हैं। उसी चक्कर में आगे भी चुनाव लड़े और हार कर वापस अपनी दुनिया में लौट गए। उस समय भी अगर गुरु जिंदा होते तो मुझे चुनाव लड़ने ही नहीं देते, बिंदिया ने गंभीर होते हुए कहा। सरप्राइज? तुम जिस तरह आज बात कर रही हो, कोई कह ही नहीं सकता है कि वहाँ सड़क पर तुम जिस तरह बात करती हो वो भी तुम ही हो। उसने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। सड़क पर उस तरह से बात करना मजबूरी है साहब। आपसे जैसे बात कर रही हूँ वैसे करूँगी तो खा जाएंगे लोग मुझे। दुनिया में सब आप जैसे अच्छे लोग नहीं हैं साहब। किसी को बताती भी नहीं हूँ कि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे ही गंवार बनकर रहती हूँ। मेरा धंधा ऐसे ही गंवार बनकर रहने से चलता है, बिंदिया ने उत्तर दिया। इतनी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, तो निकल क्यों नहीं जाती इस तरह की ज़िंदगी से? उसने कुछ समझाइश भरे स्वर में कहा। अपनी ही ज़िंदगी से भाग कर जाऊँगी कहाँ साहब? और फिर माँ पिताजी को पैसे तो इसी काम से भेज पा रही हूँ, यही छोड़ दूँगी तो फिर कहाँ से भेजूँगी? लौट कर तो कहीं जा नहीं सकती। सबके लिए अब मैं नोटा की बटन हो गई हूँ, किसी काम की नहीं। और लौट भी जाती अगर माँ पिताजी ने झूठे मुँह कभी एक बार भी कहा होता कि बेटी छोड़ दे ये सब कुछ और लौट अपने घर, तू जैसी है जो है हमारी है, चल घर चल, कह देते तो शायद लौट भी जाती। और बहनों को क्या पता नहीं चला होगा मेरे बारे में? माँ ने नहीं बताया होगा कि कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? उनकी इच्छा क्यों नहीं हुई मुझसे मिलने की? सबके लिए मैं नोटा की बटन हूँ, चुनाव लड़वाने वालों के लिए भी और परिवार के लिए भी। बिंदिया के चेहरे पर दर्द के निशान साफ उभर आए थे और कड़वाहट सी उसकी आवाज़ में घुली हुई थी। बहनें सुखी हैं अपने अपने घर में? उसने बात बदलने के लिए पूछा। तीनों सुखी हैं साहब, खूब सुखी हैं, राज कर रही हैं ससुराल में। सोचती हूँ अब और क्या चाहिए मुझे, कोई शिकायत रखूँ किसी से? सबकी अपनी ज़िंदगी है, बहनों की भी मजबूरी है कि उनको अपनी गृहस्थी का पहले सोचना है। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए साहब, सारे काम पूरे हो गए मेरे। बस एक ही प्रार्थना है भगवान से कि माँ पिताजी का बुढ़ापा ठीक से कट जाए, उसके बाद भले ही मैं मरूं या जीऊं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिंदिया ने कुछ भीगी हुई आवाज़ में उत्तर दिया। एक बार फिर से बिंदिया की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। इस बार उसके अंदर भी कुछ पिघला। उसके बाद कमरे में शांति हो गई। दोनों चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर की शांति के बाद बाहर से किसी की आवाज़ आई। गुरु? साथ वालियाँ आ भी गईं। चलती हूँ साहब, मैडम जी तो अभी तक आई नहीं बाज़ार से। उनसे कहिएगा कि 1-2 दिन में आकर दिवाली का इनाम ले जाऊंगी। और हाँ, ये भी कहिएगा कि बिंदिया याद दिलाकर गई है कि इस बार सिल्क की साड़ी देने को बोला था उन्होंने। कहते हुए बिंदिया उठकर खड़ी हो गई। वो बिंदिया को रुकने का इशारा करके अंदर चला गया। लौटा तो उसके हाथ में एक पुस्तकों का झोला था। लो, ये मेरी तरफ से इनाम। इसमें पुस्तकें हैं कविताओं की, 1-2 मेरी हैं और बाकी दूसरे कवियों की हैं। फिर से पढ़ना शुरू करो और हाँ, लिखना भी शुरू करो।
तुम ही तो कह रही हो कि तुम्हारे सारे काम पूरे हो गए तो अब नया कुछ शुरू करो। ये तो तुम्हारा पुराना शौक भी है, तो अब पढ़ो भी और लिखो भी। लिख दो वो सब कुछ जो तुम्हारे अंदर है, इससे कुछ पीड़ा कम हो जाएगी तुम्हारी। कहते हुए उसने झूला बिंदिया की ओर बढ़ा दिया। बिंदिया ने आगे बढ़कर उसके हाथ से झूला लिया और उसे माथे से लगा लिया। साहब, आप कहानियाँ लिखते हैं, बस एक विनती है आपसे, मेरी कहानी को कहानी मत बना देना। कहानी बनती है तो फिर दूर तक जाती है। मेरी बहनों का घर उजड़ जाएगा अगर मेरी कहानी उनके घरों तक पहुंच गई। बिंदिया की आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। निश्चिंत रहो बिंदिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है तुमसे, उसने कहा। उसके कहते ही बिंदिया तेज कदमों से कमरे के बाहर चली गई। बिंदिया से जो वादा किया था उसे आज तोड़ रहा है वो। वादा था कि कहानी को कहानी नहीं बनाएगा, मगर बना रहा है क्योंकि ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए। अगर ये कहानी अनसुनी रह गई तो बिंदिया का जीवन सचमुच नोटा का बटन बनकर ही रह जाएगा। अभी आप सुन रहे थे पंकज सुबीर जी की लिखी हुई कहानी नोटा जान, जो एक किन्नर के जीवन पर आधारित मार्मिक कहानी थी। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप जरूर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।